गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आई होप कि आप देख पा रहे होगे, मुझे आवाज़ आ रही है तो एक बार बताओ, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। चैट लगा दो सामने, चैट तो लगा दो। चलो भाई, सुनील कुमार, अशरफी कुशवाहा, देवेंद्र यादव, सुनील कुमार, हेलो एवरीबॉडी, रोहित, निरंजन कुमार। तो कल एक क्लास बच्चे आपकी चली थी गलती से 2:30 बजे से 4 बजे तक। टाइम इसका 1 से 2:30 है, तो आपकी क्लास इसी टाइम पे चलेगी। तो कल हमने कुछ पढ़ा था अपना, एक तो कि कौन से 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं हमारे नेचर के, प्रकृति के, उसके बारे में हमने बात की थी। और एक ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ली थी अभी मैंने, क्योंकि शुरू की क्लासेज हैं, थोड़ा धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बच्चे मैंने आपको बताया था कल फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है? तो किससे कोई डाउट बन रहा हो तो अब एक बार मुझे बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और मैंने कहा था कि भले ही क्लास 1-1.25 घंटे की थी, पर उसमें काम की केवल 2-4 बातें ही थी। परमानंद यादव जी, गुड आफ्टरनून। काम की बातें क्या क्या थी कि फंडामेंटल पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन आएगा, और कौन से फोर्सेज में कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, किसकी रेंज क्या है, और कौन सा फोर्स किसके एक्सचेंज की वजह से लगता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ सब आपने क्लास देखी होंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर कल की मेरी क्लास छूट गई है, भाई गलत बात है ये। आपने जब भी क्लास मैं बाद में देखा ही होगा कि क्लास हो गई है, आपको देख के आना चाहिए था उसे, ठीक है? कोई बात नहीं, आप उसे देख लेना आज क्लास को। मुकेश कुमार, गुड आफ्टरनून। 1 आध मिनट में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो किससे कुछ पूछना है तो फटाफट पूछ लेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, कल रोहित साहब आप बोल रहे थे कि जी ये कोई क्वेश्चन है किसी ने बताया, तो आप वो मेरे पास सेंड कर दो अभी, तो मैं उस क्वेश्चन को देख लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। सर क्या मेरे फ़ोन में लॉगिन नहीं हो रहा था? ओके, तो किसी कोई डाउट नहीं है सर? नो डाउट, नो डाउट। ओके, ठीक है। फर्स्ट क्लास है आपका, तो कल की क्लास कर लेना एक बार। तो कल हमने बच्चे मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट किया था। नेहा वर्मा, गुड आफ्टरनून। आज हम बच्चे लिखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हमारा मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसके डेफिनेशन से बिहार में एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो डेफिनेशन है, उससे क्वेश्चन पूछा पेपर में। द फॉलोइंग लॉज वैलिडेट दैट स्टेटमेंट दैट द मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो क्या पूछना चाह रहे हो इसमें? ये कुछ समझ में नहीं आया कि आप पूछना क्या चाह रहे हो इसमें। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसे आप यहाँ पे एक चीज देखना। ये बच्चे मेरे पास मान लो कि कोई मेटल शीट है, कोई धातु की एक चादर है, कोई मेटल शीट ली मैंने, एक ये मेटल की शीट है अपने पास, धातु की चादर, कोई भी आपके पास मान लो कि मेटल की शीट है, एल्युमिनियम की, कॉपर की, सिल्वर की, कोई भी आपने मेटल लिया है कि, और इसके ऊपर बच्चे आपने क्या, फोटो यानी प्रकाश, आपने इसके ऊपर ये प्रकाश फेंकना शुरू कर दिया, लाइट। तो बच्चे होता क्या है कि जब किसी आप मेटल सरफेस के ऊपर कोई अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी की, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन विकिरण डालते हैं। देखो रेडिएशन क्या होती है, जो हमारी जो लाइट है ना, सन की जो लाइट है, ये भी रेडिएशन विकिरण का एक पार्ट है, उसका एक भाग है। आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे आप, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, खैर मैं आपसे बोल दूं कि जो रेडिएशन होता है ना बच्चे, रेडिएशन ये एक व्यापक शब्द है। रेडिएशन, विकिरण, और रेडिएशन होती है बच्चे हमारे पास में, रेडिएशन कुल मिला के होती है हमारे पास बच्चे 7। रेडिएशन को अगर मैं पूरा नाम लूं तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर आप इसे और पूरा नाम लिखेंगे तो इसका हम पूरा एक चैप्टर भी पढ़ेंगे 1.5-2 घंटे के आसपास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वैद्युत चुंबकीय विकिरण। तो हमारे पास बच्चे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो वैद्युत चुंबकीय विकिरण है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, इसके अंदर देखो बच्चे क्या क्या आता है। इसमें आपके पास में आती है 7 चीजें। एक तो रेडियो वेव, रेडियो तरंगे,
इसी के अंदर आता है बच्चे माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे, हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म तरंगे। एक होता है बच्चे इंफ्रारेड, अवरक्त तरंगे। अभी आपको लिखनी नहीं है क्योंकि बीच में आ गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसका मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। एक आता है इसमें विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। एक अच्छा बस इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी। एक आता है एक्स रेज, एक्स किरणें। एक गामा रेज, गामा किरणें। यानी जब मैं आपसे कह रहा हूं रेडिएशन, जब मैं बच्चे आपसे विकिरण शब्द कह रहा हूं, रेडिएशन जब मैं आपसे कह रहा हूं, तो रेडिएशन का मतलब ये होता है कि रेडिएशन के अंदर रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स किरणें, गामा किरणें, यानी इन सब की बात हो रही है। तो रेडिएशन क्या एक व्यापक शब्द है। उसमें जो लाइट है ना, लाइट भी रेडिएशन का एक पार्ट है। जो लाइट प्रकाश आपको चीजें दिखा रहा है, ये भी रेडिएशन का एक भाग है, लेकिन ये केवल विजिबल पार्ट है जो आपको चीजों को दिखाने में हेल्प करता है। बाकी सब इनविजिबल हैं, आप इन्हें देख नहीं सकते, ना तो रेडियो वेव को देख सकते, ना माइक्रो को, ना एक्सरे को, ना गामा को। यानी जब आप एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जब एक आप अच्छी खासी आवृत्ति की रेडिएशन डालते हैं किसी मेटल सरफेस पे, तो जब मैं रेडिएशन कह रहा हूं ना, तो आप मन में लाइट मान लिया करो, क्योंकि लाइट से समझना ज्यादा आसान है। भाई जो लाइट है ये भी तो रेडिएशन का एक भाग है। वैद्युत चुंबकीय विकिरण लिख लेंगे आप इसे, वैद्युत चुंबकीय विकिरण। तो जो बच्चे प्रकाश है ये भी विकिरण का, रेडिएशन का एक भाग होता है। तो अगर कोई आपसे कभी कह दे कि भाई यहां से रेडिएशन निकल रही है, यहां से विकिरण निकल रही है, तो रेडिएशन में एक्सरे, गामा रे सारी चीजें होती हैं, तो लाइट भी रेडिएशन का एक पार्ट है। तो जब भी पेपर में रेडिएशन शब्द का यूज करे, आप उस रेडिएशन को लाइट से रिप्लेस कर लेना, आपका काम अपने आप से हो जाएगा। जैसे अगर एक क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि रेडिएशन स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, रेडिएशन सीधी रेखा में चलती हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो आप सीधा सोचो, रेडिएशन की जगह वो लाइट की बात कर रहा है, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, सीधी रेखा में चलती है, आप कहेंगे स्टेटमेंट सही है, कि प्रकाश क्या चलता है, सीधी रेखा में। आप अगर आपसे बोल दे कि वैक्यूम के अंदर, निर्वात के अंदर रेडिएशन जो होती हैं, विकिरण जो होती हैं वैक्यूम में, निर्वात में, इनकी जो बच्चे स्पीड होती है वो लिख दे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सभी को पता है कि निर्वात में, यानी जहां पे हवा तक नहीं है, जहां पर पानी नहीं है, हवा नहीं है, कुछ नहीं है, तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸, यानी रेडिएशन की स्पीड भी कितनी होगी? 3 × 10⁸, क्योंकि जो लाइट है वो रेडिएशन का ही तो भाग है। यानी जब भी पेपर में रेडिएशन शब्द का यूज करे, तो आप उसे अपने समझ के हिसाब से इजी करने के लिए रेडिएशन को आप लाइट से रिप्लेस कर देंगे। आप चाहो तो कहीं पे ना बॉक्स में लिख भी लेना कि रेडिएशन को हम लाइट से रिप्लेस करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो यहां पे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास बच्चे का मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस के ऊपर बच्चे आपने कोई रेडिएशन छोड़ी, कोई विकिरण छोड़ी, रेडिएशन का मतलब है कि लाइट छोड़ दी, एक्स किरणें छोड़ दी, गामा छोड़ दी, आपने इसके ऊपर बच्चों अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी छोड़ दी, जो भी आपका मन किया। तो जब आप किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर बच्चे आप रेडिएशन छोड़ते हैं, विकिरण छोड़ते हैं, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन उछल उछल के बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं बाहर, इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे बच्चे? बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। तो किसी भी मेटल सरफेस से, किसी भी धातु की चादर से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना, जब उसके ऊपर क्या डाली जाए बच्चे? कोई रेडिएशन डाली जाए, उसे बच्चे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, इसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। देखो वैद्युत शब्द क्यों आया? आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो वैद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है? इलेक्ट्रिसिटी बनती है बच्चे इलेक्ट्रॉन के भागने से। इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो इलेक्ट्रॉन के भागने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो इन इलेक्ट्रॉन का आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले उसके लिए इलेक्ट्रिक शब्द आया। फोटो का मतलब होता है प्रकाश, यानी कि आप प्रकाश डाल सकते हो, क्योंकि प्रकाश भी तो रेडिएशन का ही भाग है। तो जब किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर, किसी भी धातु की चादर के ऊपर आप एक सुटेबल, अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी का आप डालते हैं, रेडिएशन डालते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो उछल उछल के इलेक्ट्रॉन बाहर रह रहे हैं, उसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बार आप इसकी डेफिनेशन लिखो तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। पहले बार हम डेफिनेशन लिखेंगे द इमिशन ऑफ electrons from a metal surface when a radiation of suitable frequency is
when radiation of suitable frequency is incident on that metal is called photoelectric effect, is called photoelectric effect। हिंदी में लिखेंगे, जब किसी धातु की चादर पर, जब किसी धातु की चादर पर एक पर्याप्त आवृत्ति, जब किसी धातु की चादर पर एक पर्याप्त आवृत्ति की विकिरण डाली जाती है, जब एक धातु की चादर पर पर्याप्त आवृत्ति की विकिरण डाली जाती है, तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है, तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। द इमिशन ऑफ electrons from a metal surface when a radiation of suitable frequency is incident on that metal is called photoelectric effect। जब किसी धातु की चादर पर पर्याप्त आवृत्ति की विकिरण डाली जाती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं, तो उस धातु की चादर से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स are called photoelectrons, and these electrons are called photoelectrons। और इन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और इन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और इन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और इन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ बच्चे बिहार में क्वेश्चन आया था, पेपर में क्वेश्चन आया था कि जब किसी मेटल की सरफेस से, किसी धातु की चादर से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं, जब उसके ऊपर कोई रेडिएशन डाली जाती है, यानी कि आप मान लो कि लाइट डाली जाती है, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो इस घटना को कहते क्या हैं? तो बस आपको टिक किस पर लगाना था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर टिक लगाना था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर टिक लगाना था, कि यानी कि आपने प्रकाश डाला और आपसे क्या निकलने लगे? इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, तो इस घटना को बोलेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि फोटो डालो, फोटो यानी कि लाइट, प्रकाश डालो और इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लो, तो क्या कहलाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज को आप ध्यान देना कि जो रेडिएशन होती है ना बच्चे, जो विकिरण होती है, रेडिएशन, ये मिलकर बनी होती है फोटोन से। कल हमने फोटोन का जिक्र भी किया था। अगर कोई आपसे पूछ ले कि प्रकाश किससे मिलकर बना है, लाइट किन पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो लाइट मिलकर बनी है फोटोन से। तो लाइट भी तो रेडिएशन का ही भाग है, विकिरण का भाग है भाई। विकिरण में तो एक्सरे, गामा रे, रेडियो सारी आती हैं, तो लाइट भी उसी का ही भाग है। तो अगर कोई आपसे कह दे कि भाई फोटोन जो लाइट है वो किस पार्टिकल से मिलकर बनी है, आप बोलेंगे फोटोन से मिलकर बनी है। यानी जब मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप किसी भी मेटल सरफेस पर, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी भी मेटल सरफेस पर आप कोई रेडिएशन डालें, तो रेडिएशन का कहने का मतलब मेरा यह है कि आप उसके ऊपर कोई फोटोन फेंक कर मारें, फोटोन, क्योंकि लाइट किससे मिलकर बनी है? फोटोन नामक कणों से। इसे लिख भी लेना कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स। ये फोटोन होते क्या बच्चे? ये फोटोन होते हैं ऊर्जा के पैकेट, एनर्जी के पैकेट होते हैं। तो अगर आपको पूछ ला कि प्रकाश किस पार्टिकल से मिलकर बना है, हम बोलेंगे प्रकाश फोटोन नामक पार्टिकल से मिलकर बना है। एक बच्चा बोल रहा है कि फोटोन किस पार्टिकल से मिलकर बने हैं? अशरफी, आपने कल की क्लास नहीं देखी। फोटोन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। कल मैंने फंडामेंटल मूलभूत कणों के नाम लिखवाए थे, 17 फंडामेंटल पार्टिकल के, उसमें फोटोन भी था। और फंडामेंटल पार्टिकल वो होते हैं जो किसी और चीज से मिलकर ना बने हो, जो किसी और कण से मिलकर ना बने हो। तो फोटोन फंडामेंटल है, मूलभूत कण है। ये फंडामेंटल पार्टिकल वो है जो किसी और पार्टिकल से मिलकर नहीं बने हैं। तो फोटोन होते हैं एनर्जी के पैकेट, ऊर्जा के पैकेट। यानी जब आप बच्चे कोई फोटोन किसी मेटल सरफेस पर दे के मारते हैं, पकड़ा आपने, कटैक फेंक के मारा, तो जैसे वो टकराएगा तो बच्चे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएगा, उछल के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो किसी फोटोन के टकराने से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, किसी फोटोन के टकराने से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, वो बच्चे हमारा क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है, ये घटना हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे मान लो कि आपने फोटोन फेंका, ये इस फोटोन की मैंने बच्चे एनर्जी मान ली, E1 एनर्जी थी इसकी, जो आपने फोटोन फेंक के मारा, इसकी कुल ऊर्जा थी E1। और मान लो कि जो बच्चे ये इलेक्ट्रॉन निकला, ये यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, ये तो ये फोटोन जाके अगर मैं इसे और सुंदर सा बना दूं, ज्यादा बढ़िया से, तो ऐसे मान लो कि बच्चे अब मेरे पास एक फोटोन था, इसकी एनर्जी थी E1। ये फोटोन मैंने इलेक्ट्रॉन पर फेंक के मारा और ये इलेक्ट्रॉन बच्चे उछल के बाहर आ गया।
इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब यहाँ पे एक बात को समझना कि जब आपने जो फोटोन फेंक कर मारा था, ये फोटोन ये जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देगा और इस एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन आएगा बाहर। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी तो इसकी केवल सरफेस तक आने में खर्च हो जाएगी। तो मान लो कि जो E2 एनर्जी थी वो इसकी सरफेस तक आने में खर्च हो गई, और फिर जो बाकी जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अब इसके पास जो एनर्जी बची उसे मैंने कह दिया E3। तो यहाँ पे एक बात समझो, मान लो कि आपने एक फोटोन को मान लो कि दी थी 100 जूल एनर्जी, फोटोन को आपने 100 जूल एनर्जी दी, उनमें से 20 जूल तो बच्चे इसने बाहर तक आने में खर्च कर दी। तो बाहर आने के बाद इसके पास केवल कितनी बची? 80 बची। या आपने इसे 500 जूल एनर्जी दी थी, 100 जूल इसने आने में खर्च कर दी, तो बाहर कितनी बचेगी इसके पास में? 400 बचेगी। यानी जो टोटल एनर्जी होगी फोटोन की E1, ये कुछ हिस्सा तो कहां पे खर्च हो जाएगा बच्चे इसका? इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में। और कुछ हिस्सा कहां खर्च होगा बच्चे? कुछ हिस्सा फिर किस में मिल जाएगा? इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा, जिस काइनेटिक एनर्जी के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ पे एक बात समझना, एक इलेक्ट्रॉन बड़े मजे से पड़ा हुआ था अंदर, आपने एक फोटोन फेंका, इस फोटोन की एनर्जी मान लो कि 50 जूल है, ये टकराया इलेक्ट्रॉन पे, तो इस इलेक्ट्रॉन को अंदर से सरफेस तक आने में 10 जूल एनर्जी इसने खर्च कर ली। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो इसके पास केवल कितनी एनर्जी बचेगी? 40 जूल। और वो 40 जूल जो एनर्जी होगी ना, अब ये गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज करेगा। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², सबको पता है। यानी कि किसी वस्तु के पास जब स्पीड आती है तो कौन सी एनर्जी आती है उसके पास में? काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। यानी जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के भागेगा तो स्पीड के वजह से इसके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन आया, फोटोन जो आपने फेंका, इसकी एनर्जी मान लो कि E1 थी, उस E1 में से E2 एनर्जी तो इसने खर्च कर ली इलेक्ट्रॉन ने बाहर आने में, अब इसके पास केवल कितनी एनर्जी बची? मान लो कि E3। तो जो E1 है, इस E1 का कुछ हिस्सा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने में खर्च हो गया। जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो जितनी एनर्जी सब ये भाग रहा है, जितनी इसके पास काइनेटिक एनर्जी, उसे मैंने लिख दिया E3। अब यहाँ पे एक चीज समझना कि जो फोटोन की जो एनर्जी होती है, किसी फोटोन की जो एनर्जी होती है बच्चे, उसे हम लिखते हैं h न्यू। ये बताऊंगा इसमें h क्या है, न्यू क्या है। v होता है बच्चे ऐसे, ये मैंने लिखा न्यू, ये v के जैसा लग रहा है, कंफ्यूज नहीं होना। तो जो फोटोन की एनर्जी बच्चे वो क्या? h न्यू है। अब इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में जो एनर्जी चाहिए उसे हम बच्चे बोलते हैं वर्क फंक्शन, उसे हम कहते हैं कार्यफलन। और उसके बाद में जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, जब भागेगा, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी, उसे हम लिखेंगे ½ mv²। तो मेरे पास एक क्वेश्चन बनी, इसका मैं यूज करूंगा अभी। पहले यहाँ पे देखेंगे हम ध्यान से कि h न्यू क्या बच्चे। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे बच्चे h न्यू क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ ए फोटोन। फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है बच्चे आपकी h न्यू। यहाँ पे न्यू का मतलब क्या है? न्यू है फोटोन की फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फोटोन की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फोटोन की आवृत्ति। और h क्या बच्चे यहाँ पे? प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। तो इस प्लांक जो कांस्टेंट मैं लिख रहा हूं, इसकी आपको बच्चे यूनिट याद रखनी बहुत जरूरी है। तो प्लांक कांस्टेंट का मात्रक पेपर में आ जाता है, इसकी वैल्यू होती है 6.6 गुणा 10⁻34 जूल सेकंड। तो वैल्यू भले याद मत करना, पर इसकी यूनिट याद रखना, जूल सेकंड है। यानी जो फोटोन आया, उस फोटोन की जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, उसकी बच्चे एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसलिए अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि जब एक अच्छी खासी, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन टकराएगा, मैंने ऐसा क्यों कहा? आप खुद सोचो, अगर आपने बच्चे फ्रीक्वेंसी कम दे दी तो फोटोन की एनर्जी भी कम होगी। अगर एनर्जी बहुत ही कम हुई तो हो सकता है कि उसके पास इतनी भी एनर्जी ना हो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर तक ही लेके आ सके, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेगा ही नहीं। अगर आप मुझे एक चीज बताओ, मान लो कि किसी इलेक्ट्रॉन को अंदर से सरफेस तक आने के लिए 50 जूल की एनर्जी चाहिए, और आपने फोटोन फेंका ही 25 जूल एनर्जी वाला, तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा कि नहीं? वो तो सरफेस तक भी नहीं आ पाएगा। यानी जब भी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना है, आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव कराना है, आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो आपको अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन क्यों भेजना पड़ता है? उसकी वजह यह है कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी फोटोन की होगी, उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। तो उस एनर्जी में से कुछ हिस्सा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो जाएगा, और बाकी जो एनर्जी होगी उसे वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में लेकर इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर देगा। तो इसलिए आपके पास एक अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी का फोटोन होना चाहिए। दूसरी बात मैंने कहा कि फोटोन की जो एनर्जी का फॉर्मूला है, पेपर में आता है कि एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, हम बोलेंगे h न्यू। एच तो एक प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है, और न्यू क्या है? फोटोन की फ्रीक्वेंसी है। ये उसके बच्चे क्या है? आवृत्ति है। तो उसकी होगी बच्चे क्या? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। दूसरी चीज,
ये W क्या बताया था बच्चे मैंने, वर्क फंक्शन, कार्यफलन। जब पूरा हो जाएगा ना, पूरा समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा शुरू में आपको टाइम लगेगा। कार्यफलन, देखो कार्यफलन क्या है, वर्क फंक्शन क्या होता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक आने में, किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, वो होता है बच्चे वर्क फंक्शन। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अंदर से बाहर तक आने में जो मिनिमम ऊर्जा चाहिए, भाई मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन अंदर बैठा है तो उसे बाहर तक आने में भाई मैंने कहा कि भाई 15 जूल एनर्जी चाहिए। तो वर्क फंक्शन होता है मिनिमम एनर्जी नीडेड फॉर इलेक्ट्रॉन टू कम्स आउट ऑन द सरफेस। किसी भी इलेक्ट्रॉन को सतह तक आने में जितनी जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए। भाई इलेक्ट्रॉन अगर सरफेस पे भी आ गया तो सब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह देंगे, सरफेस पर इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो मिनिमम ऊर्जा चाहिए, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, वो तो हमारा वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन में लिखेंगे इसके डेफिनेशन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, the minimum energy required, the minimum energy required, the minimum energy required to electron to comes out on the surface of metal, on the surface ऑफ मेटल। हिंदी में लिखेंगे, किसी इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक आने में, किसी इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक आने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसी इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक आने में जितनी न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है, उसे कार्यफलन कहते हैं, उसे कार्यफलन कहते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक आने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे कार्यफलन कहते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन टू कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। अब यहां पे एक चीज समझना बात को, देखो मैंने कहा भाई एक मेटल की शीट है, तो इतनी मोटी मेटल की शीट है, एक कोई इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि अगर मुझे यहां से सरफेस के ऊपर टिक के आना है ना, तो मुझे 50 जूल की एनर्जी चाहिए। तो वर्क फंक्शन कितना हो गया, 50 जूल। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि वर्क फंक्शन क्या होता है, तो वहां पे लिखा होगा कि वर्क फंक्शन, कार्यफलन वो न्यूनतम ऊर्जा है, वो मिनिमम एनर्जी है जो किसे चाहिए, इलेक्ट्रॉन को। किस लिए, सरफेस तक आने के लिए। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक आने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, वो बच्चे हमारी क्या कहलाएगी, वो बच्चे हमारी कहलाएगा कार्यफलन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बच्चे V क्या है, V है जो इलेक्ट्रॉन जब सरफेस पे आ गया, मान लो कि आपने 100 जूल की एनर्जी का फोटोन भेजा, उसमें से 30 जूल तो वर्क फंक्शन में खर्च हो गई, तो 70 जूल किसके पास बची, इलेक्ट्रॉन के पास। उस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन भागेगा। तो V क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, जितनी स्पीड से वो भागेगा। V क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की चाल, जितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन भागेगा वो उसकी स्पीड है। अब मैं इस बात को आपको दोबारा से बता रहा हूं, वो देखो कैसे। अब आपको धीरे धीरे, अब देखो हल्का हल्का से एक आइडिया आना शुरू होगा आपको। मैंने कहा बच्चे मेरे पास में एक ये मेटल की शीट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चुपचाप बैठा हुआ है। तो मैंने आपसे कहा कि मैंने इस के ऊपर एक फोटोन फेंक के मारा। मान लो कि इस फोटोन की जो एनर्जी है बच्चे, मान लो कि वो 100 जूल है। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जिसमें लेना चाहे मर्जी आपकी, मैं जूल में ले रहा हूँ। 100 जूल फेंक के मारा। तो मैंने कहा बच्चे आपसे कि इसे यहां तक आने में चाहिए 30 जूल, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो आप समझ गए हैं कि आपने 100 जूल एनर्जी दी फोटोन को, तो फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई, 100 जूल। 30 जूल कहां खर्च होगी बच्चे, वर्क फंक्शन के रूप में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ गया, अब इसके पास केवल कितनी एनर्जी है, 70 जूल की एनर्जी है। क्योंकि जब भी कोई फोटोन आप देंगे, उस फोटोन की एनर्जी दो जगह खर्च होगी। एक तो उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में, और फिर जब वो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आ जाएगा तो दूसरा उसे स्पीड प्रोवाइड कराने में। तो 100 में से अगर 30 जूल यहाँ पे खर्च हुई, तो इलेक्ट्रॉन के पास केवल कितनी बची, 70 बची। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज एक यहाँ पे एक बात समझना, आप बताना मुझे कि अगर मान लो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 से टेक्निकली हमने क्या लिखा कि फोटोन की एनर्जी h न्यू किसके बराबर हुई, वर्क फंक्शन के प्लस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। ये मेरे पास एक इक्वेशन बनी। अगर मुझे एक चीज बताओ
कि अगर मैंने फोटोन के पास केवल इतनी एनर्जी हो, केवल इतनी ऊर्जा हो कि वो केवल इलेक्ट्रॉन को सरफेस पर ला सके, यानी कि अगर किसी फोटोन के पास मान लो कि एनर्जी आपने दी 50 जूल और इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक आने में 50 जूल का ही रिक्वायरमेंट है, तो क्या उसके पास जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसके पास कुछ स्पीड होगी क्या? आपको बिल्कुल नहीं होगी। भाई 50 जूल आपने दी और 50 की 50 के लिए इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में खर्च हो गई। अगर आप उसे 60 देते तो 50 खर्च हो जाती, तो 10 जूल उसे स्पीड प्रोवाइड करा देती। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर आपको बच्चे बाहर निकालना है तो आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए, उस हमने कहा वर्क फंक्शन का, ठीक है। अच्छा, अब जो बच्चे वो एनर्जी है वो किस पर डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। यानी आपको जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा, जब भी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना पड़ेगा, तो फोटोन के पास एक कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर आपने बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी दे दी तो फोटोन की एनर्जी बहुत ही कम होगी, तो इतनी कम एनर्जी होगी कि वर्क फंक्शन से भी कम हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन को वो बाहर ला ही नहीं पाएगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। तो जिस फ्रीक्वेंसी, वो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जरूरी है, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जरूरी है, उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर लिखेंगे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्पेलिंग देख लेना, सही है ना ये? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सब बच्चे बोलते हैं देहली आवृत्ति, सभी आप लिखोगे ना, ये भी आपको समझ में आने लगेगी, देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बच्चे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मैंने कहा आपसे कि देहली आवृत्ति कौन सी फ्रीक्वेंसी है। भाई मैंने कहा कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे कि उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक आने में कितनी एनर्जी चाहिए। तो मैंने कहा, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 30 जूल का, तो इसकी जो फोटोन की एनर्जी 30 जूल से कम ना रह जाए। मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक आने में 30 जूल की एनर्जी चाहिए और आप इसे दे ही 25 की रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो फंसा रह जाएगा अंदर ही, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आए। तो यानी कि अगर आप कभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम ना हो जाए। और एनर्जी अगर आप चाह रहे हैं कि कम ना हो, यानी कि आपको अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी का फोटोन भेजना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से ही फोटोन की एनर्जी बढ़ती है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जो कम से कम होनी चाहिए फोटोन के पास, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। तो लिखेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी needed for photoelectric effect, for photoelectric effect। हिंदी में लिखेंगे देहली आवृत्ति वह आवृत्ति है, देहली आवृत्ति वह आवृत्ति है जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आवश्यक है। देहली आवृत्ति वह आवृत्ति है जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आवश्यक है। और इसके बच्चे हम सिंबल यूज करेंगे देहली आवृत्ति का, न्यू नोट। देहली आवृत्ति के लिए हम न्यू ना लिखे, न्यू नोट लिखेंगे, ताकि हमें ये पता रहे कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, कि इससे कम फ्रीक्वेंसी हो गई तो फिर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फोटोन की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उससे बच्चे मैंने कहा कि उसे लिखेंगे हम न्यू नोट से। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपसे कि देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जरूरी है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर बच्चे किसी फोटोन के पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, यानी उतनी फ्रीक्वेंसी है जितना कि बस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, इफ, इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं मैं, इफ ए फोटोन हैज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यदि इलेक्ट्रॉन के पास देहली आवृत्ति हो, यदि फोटोन के पास देहली आवृत्ति हो, देखो बच्चे फिर क्या होगा, अगर किसी फोटोन के पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि बस उतनी फ्रीक्वेंसी है जितनी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए चाहिए, तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ जाएगा, न्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, न्यू नोट, क्योंकि फोटोन के पास अब कौन सी फ्रीक्वेंसी है, न्यू नोट इजकल टू वर्क डन प्लस, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 0। अगर आपके पास में किसी फोटोन के पास केवल उतनी फ्रीक्वेंसी है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जरूरी है, यानी इलेक्ट्रॉन को केवल सरफेस पर लाया जा सकता है, उसके स्पीड नहीं दे सकते, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया आपका 0। तो यानी जो आपका वर्क फंक्शन है इसका फॉर्मूला क्या बन गया, एच न्यू नोट। तो याद रखना वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है प्लांक कांस्टेंट इनटू देहली आवृत्ति। देखो ये वाला ऐसा 0 क्यों हुआ भाई, एक चीज बताओ मुझे, मैंने कहा
कि अगर किसी फोटोन के पास केवल इतनी ही फ्रीक्वेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, केवल बाहर निकाल सके, सरफेस पर टिका सके, तो किसी फोटोन के पास केवल इतनी ही एनर्जी है कि वो बाहर निकाल सके, तो उसके लिए आपके पास होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर फोटोन के पास होगी तो केवल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा, वो उस इलेक्ट्रॉन को भगा नहीं पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को भगा ही नहीं पाएगा तो स्पीड जीरो, तो ये वाला हिस्सा जीरो हो गया। तो अगर मैं यहां से इस इक्वेशन नंबर 1 में इस W की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरी जो कंप्लीट इक्वेशन बनेगी, बच्चों ध्यान रखना, मेरी कंप्लीट इक्वेशन क्या बनेगी, वो कंप्लीट इक्वेशन बनेगी ये h न्यू किसके बराबर था, W प्लस हाफ mv स्क्वायर के। अगर मैं यहाँ पे काम करूं, इसकी जगह पुट कर दूं h न्यू नॉट, ये कितना हो गया हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने क्या देखा, अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख लूं, हाफ mv स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, h न्यू माइनस एच न्यू नोट, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं पेपर में आपको किस किस चीज की जरूरत होगी। आपको पेपर में पूरे ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपको पेपर में 2 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले आपको देखो पेपर के लिए क्या जरूरी है। सबसे पहला पेपर के लिए ये ध्यान रखेंगे, पेपर की में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन, कि किसी इलेक्ट्रॉन पर फोटोन डालकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, इसे हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पर वो पेपर में फोटोन शब्द का यूज नहीं करेगा, वो बोलेगा कि कोई रेडिएशन, और आपको पता है कि रेडिएशन किससे मिलकर बनी होती है, फोटोन से। जब कोई रेडिएशन आप मेटल पर डालेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, उसे हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाना है आपको, तो जो एनर्जी आप वेस्ट करोगे उसे हम बोलेंगे हम वर्क फंक्शन। अगर मान लो आपने यहाँ पे 100 जूल एनर्जी दी, 30 आपका वर्क फंक्शन हो गया, तो 70 इलेक्ट्रॉन को मिलेगी काइनेटिक एनर्जी के रूप में। एक मैंने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे लाना है, अगर आप चाह रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, तो फोटोन की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो पेपर में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आ जाता है कि दहली आवृत्ति क्या है। आप बोलेंगे दहली आवृत्ति वो न्यूनतम आवृत्ति है जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जरूरी है। तो किसी भी फोटोन की जो टोटल एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन में खर्च होगी और काइनेटिक एनर्जी देने में, गतिज ऊर्जा देने में खर्च होगी। फिर मैंने कहा आपसे कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एच न्यू नोट, और इधर आप क्या लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इन्हें आप अरेंज करके कैसे भी लिख दो वो अलग चीज है। तो किसी फोटोन की टोटल एनर्जी एक तो कार्य फलन में खर्च होगी और इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में खर्च होगी। ठीक है, अब यहां तक। दूसरी चीज, अब एक बात और समझना है यहां पे आप, कि पेपर में क्वेश्चन आया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इंपोर्टेंट क्या है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इंपोर्टेंट क्या है कि फोटोन के पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जिसे हमने क्या कहा था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए यह बात बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन के पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा अगर उसके पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, तभी होगा। अच्छा, और एक चीज और याद रखना कि एक फोटोन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। यानी एक फोटोन क्या करेगा, अपनी सारी की सारी एनर्जी, एक फोटोन अपनी सारी की सारी एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा, और वो इलेक्ट्रॉन उसका कुछ हिस्सा एनर्जी का बाहर निकलने में खर्च कर देगा, यहां तक सरफेस तक आने में खर्च करेगा, और बाकी हिस्सा भागने में खर्च कर देगा। यानी 1 on 1 काम चलता है। यानी कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, एक फोटोन 5-4 इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि एक फोटोन अपनी सारी सारी एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन पर दे के मारेगा। वो इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या करेगा, कुछ हिस्सा बाहर तक आने में खर्च कर देगा और कुछ हिस्से को लेकर भाग जाएगा बाहर। हाँ, अगर आपने उसे, फोटोन के पास एनर्जी केवल उतनी है कि उसे बाहर तक ही ला सके, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आकर टिक के बैठ जाएगा चुपचाप। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सबसे मस्ट कंडीशन क्या है कि फोटोन के पास में एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपसे एक चीज पूछ लूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में निकलें, ज्यादा मात्रा में निकलें, आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में निकलें, वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन एक की जगह 50 निकल जाएं, वो किस बात पर डिपेंड करेगा, ये बताओ मुझे। कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए वो तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले वो डिपेंड करेगा इस बात पे कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन एक की जगह 50-100 निकले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस बात पे डिपेंड करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन एक ना निकल के 10-20 निकले, वो किस पे प्रभाव पड़ेगा? कोई बच्चा बताएगा? रोहित साहू से मैं चाहूंगा एमएससी करे हुए हैं, ये इसका आंसर दें। असर भी इलेक्ट्रॉन का निकलना फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने सारे निकले वो किस बात पर डिपेंड करेगा?
श्रेया, रोहित, दिनेश, दीपक, रवि। इसमें रवि सिंह का ठीक है, बाकी सबका गलत है। अशरफी कुशवाहा, फोटोन की एनर्जी का मतलब फोटोन की फ्रीक्वेंसी सही है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। आपने चलो ठीक है एनर्जी ज्यादा कर दी, पर एक फोटोन तो एक को ही निकाल पा रहा है ना भाई। भाई आपने कितनी भयंकर एनर्जी दे दी, कितनी भी भयंकर आप फ्रीक्वेंसी दे दो फोटोन को, पर एक फोटोन तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा। बहुत ज्यादा एनर्जी होने से 5 नहीं निकाल देगा वो, एक फोटोन एक कोई निकालता है। पर मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे? जब ज्यादा मात्रा में फोटोन टकराएंगे। और ज्यादा मात्रा में फोटोन कब टकराएंगे? अगर रेडिएशन की इंटेंसिटी, तीव्रता अधिक होगी। जो आप विकिरण डाल रहे हैं अगर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या है, आप ऐसा समझो, जैसे मान लो कि आपके पास में 2 इक्वल एरिया हैं ये, ठीक है। आपने इसके ऊपर तो बच्चे डाल दी लाइट, किससे? कैंडल से, मोमबत्ती से। आपने इसके ऊपर लाइट डाली बच्चे किससे? 200 वाट के बल्ब से। तो एक यूनिट एरिया पर, यूनिट टाइम में, एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक समय पर कितनी ऊर्जा गिर रही है, वो इंटेंसिटी होती है। तो एक तो बच्चे कैंडल से लाइट डाल रहे हैं उतने एरिया पे डाल रहे हैं 200 वाट के बल्ब से। तो 200 वाट के बल्ब से जो लाइट गिरेगी वो ज्यादा इंटेंस नहीं होगी क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, उतने ही एरिया पे उतने ही समय में ज्यादा एनर्जी गिर रहे हैं। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, जितना, जैसे मान लो कि आपने 500 वाट का बल्ब जलाया कि 0 वाट का बल्ब जलाया, तो जितने ज्यादा आप इंटेंस लाइट डालेंगे यानी उतने ही ज्यादा फोटोन जाकर टकराएंगे और उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। आपने फोटोन की एनर्जी तो बहुत बढ़ा दी, पर फोटोन आप गिर रहे 10 ही, तो 10 फोटोन 10 ही तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। लेकिन आपने 100 फोटोन डाले और उन 100 के 100 फोटोन जो हैं उन सब की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, देहली आवृत्ति से अगर अधिक हो गई तो सारे के सारे 100 के 100 फोटोन 100 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। लेकिन आपने 10 ही फोटोन डाले, चाहे कितनी भयंकर एनर्जी हो उनकी, पर एक फोटोन तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं कि इंटेंसिटी कैसी है। तो लिखेंगे the emission of number of electrons, the emission of number of electrons, the emission of number of electrons, number of electrons depends on intensity of radiation, depends on intensity of radiation। निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है। निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है। यानी विकिरण की इंटेंसिटी कितनी है, कितना ज्यादा आपने एक छोटे से हिस्से पे कितना ज्यादा प्रकाश आपने फेंक दिया, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इंटेंसिटी के ऊपर। लेकिन वेदर इलेक्ट्रॉन एमिट और नो, इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। भाई इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा कि नहीं आएगा, वो तो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति पर निर्भर करेगा। पर कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो 100 होंगे या 500 होंगे, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का निकलना फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। कितना भी इंटेंस लाइट डाल दो आप, कितनी भी इंटेंस, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी देहली आवृत्ति से कम रह गई तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकलना वो किस पर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे। तो दोनों में क्वेश्चन में फर्क समझना। मैंने आपको दोबारा बता देता हूं, मैंने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए क्या जरूरी है? फ्रीक्वेंसी कि कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए, देहली आवृत्ति होनी चाहिए फोटोन के पास। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे वो डिपेंड किस पे करेगा बच्चे? इंटेंसिटी पे, वो तीव्रता पे डिपेंड करेगा। तो आई होप कि आपको दोनों चीजों में फर्क समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं आपका। मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन बोलूंगा, अगर आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपका अभी तक का पढ़ना सफल है, क्योंकि आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं आते, जो आएगा वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि किसी मेटल सरफेस पे रेडिएशन के टकराने से, विकिरण के टकराने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, वो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, ये किस बात पर डिपेंड करता है? तो आप बोलेंगे कि किसी मेटल सरफेस पर रेडिएशन टकराई और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, ये डिपेंड करेगा रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति पे। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देली आवृत्ति से, क्योंकि देली आवृत्ति वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो चाहिए चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी कम रह गई तो फिर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि किसी मेटल सरफेस पर रेडिएशन टकराई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, ये किस बात पर डिपेंड करता है? तो आप बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनका डिपेंड कर रहा था फ्रीक्वेंसी पर उन इलेक्ट्रॉन का नंबर, उनकी जो संख्या है वो 100 है कि 500 है, वो रेडिएशन की तीव्रता पर निर्भर करेगी। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। तीसरा क्वेश्चन कि जब आप किसी मेटल पर रेडिएशन विकिरण फेंककर मारते हैं, यानी फोटोन फेंककर मारते हैं और इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इस घटना को हम क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे इस घटना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी किसी मेटल पे फोटोन फेंक कर मारा, रेडिएशन फेंक के मारी, इलेक्ट्रॉन कूद कूद के बाहर निकल रहे हैं, घटना का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो तीन बातों में अगर किसी में डाउट है आप मेरे साथ पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे की तरफ चलूंगा। यहां तक का बताओ, कोई दिक्कत है तो। असरफी कुशवाहा ने लिखा फर्स्ट पॉइंट पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, सेकंड में प्रकाश की, लाइट की, रेडिएशन की इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट होगी। बिल्कुल सही बताया आपने, कोई गलती नहीं की है। रोहित सागर क्लियर है, फिर समझ में आगे बहुत अच्छे से। निरंजन का कह रहे कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। बच्चे जो कह रहा था, मुकेश कह रहा था एक बच्चा कि थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं। उससे पहले मुकेश मेरे पास 3-4 कमेंट आ गए थे बच्चों के, वो कह रहे थे सर थोड़ा स्पीड से पढ़ाओ। तो मैं पहले से ही थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर को, क्योंकि मैंने बताया कि आपकी क्लास में मैंने ऐसा चैप्टर उठा लिया है कि सर क्लास का टाइमिंग 2:30 से 4 लिखा हुआ था, पहले बता दिया करें। अजय कुमार शर्मा कह रहे हैं आज भी 2:30 से 4 लिखा था क्लास की टाइमिंग, आज तो नहीं लिखा होगा भाई। आज तो मैंने कल बता दिया था आपको कि आपकी जो क्लास है वो 1 से होगी, ऐसे कैसे कर दिया? फिजिक्स स्पेशल 3 बैच है आपका, मैं एक बार देख लेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आपकी तारीख है 22 सितंबर, 1 से 2:30 लिखा भाई, आपने ढंग से पढ़ा नहीं है। 22 सितंबर फिजिक्स स्पेशल 3 लिखा है 1 to 2:30, 1 से 2:30 लिखा है, तो आपने गलत देखा है। वो कल टाइमिंग थी 2:30 से 4, तो मैंने कल बोल दिया था कि वो गलती से आपकी क्लास की टाइमिंग चेंज कर दी उन्होंने, ये डेली 1 बजे ही क्लास चलेगी, ठीक है। चलो अब इसमें देखो 3 बातें पढ़ी हमने और कोशिश करेंगे भाई सारी बातें क्लास में याद करने की। अब लिखेंगे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये मॉडर्न फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, जितना सब में ना थोड़ा थोड़ा हमें जरूरत पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा सा। इसमें सीजल 13 के री एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सापेक्षता का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकलना डायरेक्टली इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, ओके ठीक है। चलो अब यहाँ पे बच्चे सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये किस साइंटिस्ट ने दी थी। सबसे पहले क्वेश्चन यही है पेपर में, ये CHSL का क्वेश्चन है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया? कोई बच्चा बताएगा? बहुत बढ़िया। देखो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बच्चे दी थी हमें आइंस्टीन साहब ने, आइंस्टीन। इसमें 2 थ्योरी दी आइंस्टीन ने हमें, एक दी है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसका ईयर पूछा था सीजल 18 में, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक बच्चे ने सही इसका लिख भी दिया है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसे बोलते हैं बच्चे हम सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। एक है बच्चे जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसे बोलते हैं सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। ये बच्चे थ्योरी दी है आइंस्टीन ने 1905 में, ये थ्योरी दी है 1915 में। ये पाथ ब्रेकिंग थ्योरी है, बहुत ही क्लासिक चीज बताई इसमें।
आइंस्टीन ने हमें, ठीक है। और ये जो थ्योरी है आपकी स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी, इसी से जनरली क्वेश्चन आता है। ये आपको हायर क्लास में एमएससी के अंदर स्टार्ट होती है, जीटीआर कहते हैं इसे हम, ठीक है। ओके अजय कुमार शर्मा जी, ठीक है। पिछले कल की क्लास भी देखना एक बार। अब यहाँ पे एक बच्चे की बताओ मुझे आप कि ये 1905 में, इसका ईयर याद कर लेना, स्पेशल थ्योरी 1905 में, जनरल थ्योरी 1915 में। अब मैं आपसे एक यूपी का फेवरेट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। यूपी में 2-3 बार क्वेश्चन आया। आप मुझे कोई बताएगा कि आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला है, आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला है, वो उसके किस थ्योरी के लिए मिला है? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार उसके किस थ्योरी के लिए दिया गया है? कोई बच्चा बता सकता है? कई बार रिपीट हुआ है यूपी के अंदर ये क्वेश्चन। रोहित साहू का बिल्कुल सही है। अनाया का सही है। रवि सिंह बिल्कुल ठीक। दीपक राजौरी, आपका गलत है भाई, राजौरी है, सॉरी आपका गलत है। राजीव सुमत सिन्हा, गलत है भाई आपका। देखो आइंस्टीन को बच्चे जो नोबेल प्राइज मिला है ना, इसकी थ्योरी बड़ी फेमस है, पर इनमें से किसी भी थ्योरी के लिए उसे नोबेल प्राइज नहीं मिला है। आइंस्टीन को बच्चे जो नोबेल प्राइज मिला है वो किस थ्योरी के लिए मिला है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, जो मैंने आपको बताया था अभी। तो लिखेंगे इसमें, लिख लेना, आइंस्टीन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, आइंस्टीन was awarded Nobel Prize for photoelectric effect। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया है। तो आइंस्टीन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चे, ये जो थ्योरी है ये क्या कहती हैं बच्चे? आइंस्टीन से पहले, आइंस्टीन जब 1905 में ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, तो उससे पहले बच्चे हम न्यूटन की थ्योरी पढ़ते थे। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, न्यूटन की थ्योरी और आइंस्टीन की थ्योरी में क्या फर्क है बच्चे? आइंस्टीन की जो थ्योरी है ना, आइंस्टीन की जो स्पेशल थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली, आइंस्टीन की जो स्पेशल थ्योरी है ये केवल तब काम करेगी अगर कोई वस्तु बहुत ही तेज स्पीड से भाग रही है, लाइट की स्पीड के आसपास भाग रही है, तो आइंस्टीन की थ्योरी काम करती है। या अगर कोई वस्तु बच्चे बहुत ही स्लो स्पीड से भाग रही हो, अगर किसी वस्तु की स्पीड बहुत ही कम है, तो न्यूटन की जो थ्योरी होती है, न्यूटन की थ्योरी 1921 में मिला था नोबेल प्राइज से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो इसने 1919 के आसपास बताया था, नोबेल प्राइज मिला 1921 में। दीपक के राम पूछ रहे हैं। तो बच्चे देखो, जो न्यूटन की थ्योरी है, न्यूटन के जो नियम पढ़े हैं आपने 10th क्लास में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के जो नियम हैं वो केवल बच्चे आपको तभी काम करेंगे अगर किसी वस्तु की स्पीड बहुत ही कम हो। किसके कंपैरिजन में? प्रकाश की चाल, लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में। तो लाइट की स्पीड तो बहुत ही भयंकर है, लाइट तो भागती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर भाग जाती है। तो अगर कोई वस्तु बहुत ही कम स्पीड से चल रही है तो बच्चे वहां पर काम करती है न्यूटन की थ्योरी। लेकिन अगर किसी वस्तु की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाए तो स्पेशल थ्योरी क्या कहती है सुनना, स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी कहती है कि अगर कोई वस्तु बहुत ज्यादा स्पीड से भाग रही है, यानी अगर उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास है, अगर किसी वस्तु की स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास है, तो उस वस्तु का मास द्रव्यमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मास द्रव्यमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर कोई वस्तु बहुत ज्यादा स्पीड से भागने लगे तो वस्तु भारी होना शुरू हो जाती है। जबकि आपने जब न्यूटन की थ्योरी पढ़ी होगी ना, आपके टीचर ने पढ़ाया हो कि मास तो भाई फिक्स रहता है, किसी वस्तु के भागने चलने दौड़ने से, वस्तु 20 किलो की है कोई ट्रेन, तो चलने भागने दौड़ने से मास नहीं बदलता। अगर हम ये मान लें कि फ्रिक्शन घर्षण की उसे घिस नहीं रही वस्तु, तो मास तो सेम रहता है। लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि अगर कोई वस्तु बहुत ज्यादा स्पीड से भागेगी तो उसका मास बढ़ने लगेगा, उसको वस्तु भारी होने लगेगी, द्रव्यमान उसका बढ़ जाएगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है अगर कोई वस्तु बहुत ही स्पीड से भागेगी तो उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, उसकी लंबाई बच्चे घट जाएगी, लंबाई घटेगी, यानी कि मास बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लंबाई घटेगी। तीसरी चीज, टाइम बच्चे स्लो हो जाएगा, टाइम स्लो, इसे बोलते हैं हम टाइम डायलेशन। समय हो जाएगा सुस्त। समय देखो, सुस्त का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैं अभी 25 साल का हूं, मान लो मेरा एक भाई है वो भी 25 साल का, हम दोनों ट्विन है, हम दोनों के दोनों जुड़वा हैं।
मेरा भाई भाग रहा है प्रकाश की चाल से एक ऐसे अंतरिक्ष यान में बैठा है, ऐसे स्पेसशिप में है जो ये अंतरिक्ष यान बहुत ही तेज भाग रहा है। अगर कोई अंतरिक्ष यान बहुत ही तेजी स्पीड से भाग रहा हो, फुल स्पीड से भाग रहा हो, तो मेरा भाई उसके अंदर बैठा हुआ है और मैं जमीन पे खड़ा हूं। तो मान लो कि 10 साल हो गए जमीन पे मुझे, मैं हो गया 35 साल का। मेरा भाई आया, मेरा भाई कहेगा भाई मैं तो 27 साल का ही हुआ हूं। यानी अगर जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा स्पीड से भागता है तो वहां पर टाइम स्लो हो जाते हैं। यानी मेरे यहाँ पर जो घड़ी है वो ऐसे चल रही होगी 1 2 3 4, तो यहाँ पे सेकंड ऐसे बदल रहे हैं। अगर आप लाइट की स्पीड से भागोगे ना तो आपके साथ जो घड़ी कनेक्ट है वो ऐसे चलेगी 1 2, यानी सेकंड आपके स्लो हो गए हैं। यानी अगर आप टाइम लाइट अगर कोई चीज बहुत ही तेज स्पीड से भागेगी तो उसका मास बढ़ जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगी बच्चे? लेंथ हो जाएगी बहुत ही कम, लेंथ घट जाएगी और टाइम क्या हो जाएगा बच्चे? स्लो हो जाएगा। अगर किसी वस्तु की स्पीड एग्जैक्ट लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए, अगर कोई वस्तु ठीक प्रकाश की चाल से भागना शुरू कर दे तो ऐसी वस्तु का मास हो जाता है अनंत। उसका मास अनंत की तरफ भागेगा, अनंत हो जाएगा। और लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चे? इसकी 0 हो जाएगी। अगर कोई वस्तु भागना शुरू कर दे प्रकाश की चाल से तो उसका मास बढ़ता है, मास बढ़ते बढ़ते अनंत हो जाएगा। उसकी लंबाई घटती है, लंबाई घटते घटते 0 की तरफ अप्रोच करना शुरू कर देगी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक चीज और बोलती है कि जो लाइट की जो स्पीड है ना, प्रकाश की जो चाल है, जो मैंने आपको बताया था वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसे हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में कहते हैं, ये लाइट की जो स्पीड है सब ऑब्जर्वर के लिए सेम रहेगी। यानी कि मैं खड़ा हूं, मैं लाइट को भागते हुए देख रहा हूं, मेरे लिए भी लाइट की स्पीड 3 × 10⁸। आप लाइट के साथ साथ भाग के देख रहे हैं लाइट को, तब भी आपको उसकी स्पीड 3 × 10⁸ लगेगी। कोई बंदा उल्टा भागते हुए देखेगा तो भी 3 × 10⁸ लगेगी, कोई सो के देखेगा तो भी उतनी लगेगी। यानी लाइट की जो स्पीड है हर एक ऑब्जर्वर के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए सेम होती है। स्पीड ऑफ लाइट इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर। प्रकाश की चाल सभी ऑब्जर्वर के लिए सेम होगी। स्पीड ऑफ लाइट इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है? अगर किसी वस्तु की स्पीड, किसी वस्तु की चाल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा, लंबाई घटेगी, टाइम स्लो हो जाएगा और प्रकाश की चाल सभी व्यक्तियों के लिए सेम रहेगी। स्पीड ऑफ लाइट इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर। सीजल 13 के री एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग किसी वस्तु के मास और लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि अगर कोई वस्तु बहुत ही ज्यादा स्पीड से भागेगी तो उसका मास बढ़ेगा और उसकी लंबाई घटेगी। बस इतना ध्यान रखना था। कल को पूछ ले टाइम क्या हो जाएगा? स्लो पड़ जाएगा। लाइट की स्पीड किसके लिए ज्यादा, किसके लिए कम? सब ऑब्जर्वर के लिए लाइट की स्पीड सेम रहेगी, ये कहती है। तो ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो आइंस्टीन ने कब दी थी? 1905 के अंदर दी थी। ठीक है, दूसरी चीज, अगर बच्चे हम बात करें इसकी, ये बात इससे आपसे पूछेगा नहीं पेपर में, क्योंकि जो जीटीआर है ना, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैंने कहा कि अपने एमएससी में पढ़ाया जाता है जीटीआर। तो इसमें अगर आप ऐसे ध्यान रखो, ये कहते हैं कि अगर कहीं पे किसी प्लेनेट पे किसी भी जगह का ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा ग्रेविटी बढ़ जाए, तो यहां पर भी मास बहुत ज्यादा हो जाएगा, मास बढ़ेगा, लंबाई घटेगी, ग्रेविटी बढ़ने पर भी टाइम स्लो हो जाएगा, बिल्कुल सेम रहेगा, टाइम स्लो होगा, टाइम स्लो हो जाएगा। और स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी बच्चे? सेम होगी सब ऑब्जर्वर के लिए। इसने भी सेम बात बताई, बस मैथमेटिकल फॉर्मेशन दोनों की अलग अलग हैं। तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आपके पेपर में अगर आएगा तो सिलेबस में हमारी यही है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि जब कोई वस्तु बहुत ही तेज स्पीड से भागती है तो उसका मास बढ़ता है, लंबाई घटती है, टाइम स्लो हो जाता है। प्रकाश की चाल हर व्यक्ति के लिए, चाहे कोई भाग रहा हो चाहे रुका हो, सबके लिए प्रकाश की चाल सेम रहेगी। जबकि ग्रेविटी, अगर जनरल थ्योरी कहते हैं ग्रेविटी बहुत ही स्पीड से बढ़ जाए तो यहाँ भी मास बढ़ेंगे, लेंथ घटेगी, टाइम स्लो हो जाएगा। और स्पीड ऑफ लाइट सब ऑब्जर्वर के लिए क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो आपको उस पर ध्यान ना देकर इन 3-4 पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है, ये हमारे काम के हैं। तो देखो, जितना भी हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे उन सब में हमारे लिए कुछ ही काम की बातें होती हैं। कल से अगर जो बच्चे क्लास ले रहे हैं, अगर मैं उन्हें क्योंकि रिवीजन करा दूं, कल से देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, आपको सारे क्वेश्चन याद होंगे, जहां तक मेरी उम्मीद है। क्योंकि हमें काम का तो 5 मिनट का, मैं उसे 15-20 मिनट इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स, सबसे दुर्बल बल कौन सा है, क्या सब बच्चों को याद नहीं है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे वीक है, पेपर में यही आएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, ये आपको याद है।
कोई आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है, तो आप बोलेंगे फंडामेंटल पार्टिकल केवल इनमें तीनों में इलेक्ट्रॉन है। क्या आपसे कोई पूछ ले कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने क्वार्क से मिलकर बने, आप बोलेंगे तीन तीन क्वार्क से मिलकर दोनों बने हैं। ये किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, कल हमने पढ़ा था बैरियन फैमिली को, जबकि इलेक्ट्रॉन किस फैमिली को बिलोंग कर रहा था, लेप्टॉन फैमिली को। कोई आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए क्या जरूरी है, फोटोन के पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलें उसके लिए क्या जरूरी है कि इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा होनी चाहिए। कोई आपसे पूछ ले कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने कब दी थी, आप बोलेंगे 1905 में दी थी। आपसे कोई पूछ ले कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई लेंथ, मास और टाइम पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या आप बता नहीं पाएंगे। तो मुझे बताओ कि क्या आपको जितने मैंने क्वेश्चन अभी बोले वो आपको सारे के सारे आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर यहां तक सब आते हैं तो यानी कि पढ़ाना सफल है, अदरवाइज टाइम केवल आपने खराब किया। आप किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। दिव्यांग कह रहे हैं सर रिलेटिव स्पीड भी तो होता है, सेम में घटना अपोजिट में बढ़ना। वो बढ़िया क्वेश्चन है, दिव्यांग का क्वेश्चन मैं भी लेके आ रहा हूं। ठीक है, अभी दिव्यांग का क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, तब तक सब बच्चे कह रहे हैं यस, ओके, वेरी गुड। बाकी तो जो और चैप्टर पढ़ेंगे ना, ये हीट, लाइट, वाइट, ये सब तो बहुत ही आसान है, उनमें हम थोड़ा किस स्पीड से भी चलेंगे, वो पेपर में हमारे नॉर्मली आते ही हैं। लेकिन इनसे जो क्वेश्चन आते हैं ना मॉडर्न फिजिक्स से, इनसे यदा कदा क्वेश्चन आता है पर वो बच्चा कर नहीं पाता उसे। वो थोड़ा सा अगर आपने इसमें एक दो क्लास में ध्यान दे दिया तो आपको वो हेल्प करेगा। देखो एक बच्चा कह रहा है दिव्यांग नाम का कि मैं अपने हिसाब से बता देता हूं जो उसने क्वेश्चन पूछा डिटेल में। उसने कहा कि जैसे दो वस्तुएं सेम डायरेक्शन में भागती हैं, जैसे मैं आपसे कह दूं भाई मैं 100 की स्पीड से भाग रहा हूं, मेरे साथ एक लड़का है, लास्ट नाम क्या है, अमनदीप। ये अमनदीप मेरे साथ भाग रहा मान लो कि 40 की स्पीड से, तो मेरी भागने की स्पीड 100 है, अमनदीप की भागने की स्पीड 40 है। तो अगर ये अमनदीप भागते भागते मुझे देखेगा तो इसे मेरी स्पीड 60 ही दिखेगी। भाई 100 में से मैं भाग रहा हूं, 40 अमनदीप की स्पीड भी है, तो इसे मेरी स्पीड 100 में से 40 तो इसने कवर कर ली, तो 60 दिखाई देगी। पर मैं इधर को भाग रहा हूं 100 से, अमनदीप भाग रहा है इधर को 40 से, अब इसे मेरी स्पीड दिखाई देगी 140। अपोजिट में स्पीड जुड़ती है, सेम में घटती है, लेकिन लाइट के साथ ऐसा नहीं है। इसीलिए आपने अगर बीएससी में पढ़ाओ, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। माइकलसन मोरले ने क्या किया था कि वो ऐसे ही कर रहे थे कि लाइट इधर को जा रही है और कोई मान लो कि कोई चीज इधर को भाग रही है, तो उन्होंने स्पीड घटा दी और अपोजिट में जोड़ दी। लाइट की स्पीड हर ऑब्जर्वर के लिए सेम है, चाहे आप लाइट के साथ भाग रहे हो, लाइट के अपोजिट भाग रहे हो, चाहे आप खड़े होकर देखें, सबको लाइट की स्पीड सेम दिखाई देगी। लाइट की स्पीड ऑब्जर्वर पर निर्भर नहीं करती है, प्रकाश की चाल हर ऑब्जर्वर के लिए सेम है। चाहे आप देखो, चाहे मैं देखूं, चाहे रुक के देखो, लेट के देखो, उल्टा मुंह करके देखो, चाहे साथ साथ भागो, चाहे विपरीत भागो, लाइट की स्पीड केवल कब बदलती है, लाइट की स्पीड अगर वो मीडियम बदल रही हो, हवा में कुछ और, पानी में कुछ और, उसमें कुछ और। लेकिन पानी के अंदर भी लाइट की स्पीड मेरे लिए भी उतनी होगी, तुम्हारे लिए भी उतनी होगी। डायमंड में जो लाइट की स्पीड होगी वो तुम्हारे लिए भी उतनी होगी, मेरे लिए भी। यानी लाइट की स्पीड मीडियम बदलने पे तो बदल जाएगी, पर ऑब्जर्वर के पे डिपेंड नहीं करेगा कि ऑब्जर्वर कैसे भाग रहा है, तो सबके लिए सेम होती है। जो छोटी मोटी स्पीड होती हैं वो अपोजिट में जुड़ती हैं, सेम में घटती हैं। ओके, अशरफी कह रहे हैं रिलेटिव स्पीड, ओके, मीडियम चेंज होने पर चेंज होती है, बिल्कुल सही लिखा। अनाया कह रही है न्यूटन की थ्योरी कब काम करती है, लिखवा दीजिए। अच्छा देखो, न्यूटन के नियम मैं आपको जब न्यूटन के नियम पढ़ाऊंगा तब भी लिखवाऊंगा ही। आप चाहो तो यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं, वो ये लिख सकते हैं, न्यूटन्स लॉज वैलिड only when speed of object is very less than speed of light. न्यूटन के नियम केवल तभी कार्य करते हैं जब वस्तु की चाल प्रकाश की चाल की अपेक्षा अत्यंत कम हो। न्यूटन के नियम, ये सीडीएस में क्वेश्चन आता है जनरली। न्यूटन के नियम कई बार आ चुका है सीडीएस में, 2-3 बार। न्यूटन के नियम केवल तभी वैलिड हैं जब वस्तु की चाल प्रकाश की चाल की अपेक्षा अत्यंत कम हो, व्हेन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, क्लियर यहां तक की बात? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है यहाँ तक की? तो मैंने आपसे कहा था भाई कि जब तक ये आपकी मॉडर्न फिजिक्स चलेगी तब तक मैं 1-1 घंटे की क्लास लूंगा, 2-3 दिन,
अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं, जब अपना बेसिक टॉपिक आने लगेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो कोई भी चीज़ तो मुझे बता सकता है, नया चीज़ मैं अभी नहीं बताऊंगा, उसकी वजह आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हैं जो हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए ऐसा है, ठीक है। तो अभी एक बच्चे ने कहा भी था उस दिन कि 1 घंटा क्लास लेना, और भी क्लास होती हैं, तो मैं एक केवल काम शुरू की 3-4 क्लास तक करूंगा। उन 3-4 क्लास के बाद में फिर जब हमारे नॉर्मल टॉपिक आएंगे फिर बात पूरी चलेगी डिटेल से, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो मेरे से भी पूछ सकता है, वो नया भी मैं कुछ ऐड नहीं करने वाला, पुराना अगर किसी को मन है कुछ भी पूछने का पूछ सकते हैं। सर जी आई चैप्टर में एक डाउट है। आई वैसे तो मैडम पढ़ाएंगी, पर आई में लेंस से संबंधित अगर कुछ है तो आप पूछ सकते हो, बताओ क्या डाउट है। दिनेश लिख रहे हैं किसकी, एक तो ना ये तो हिंदी में पूरा क्वेश्चन लिखो या इंग्लिश में, एक शब्द हिंदी में एक इंग्लिश में, उससे कंफ्यूजन पैदा होता है। ये पूछ रहे हैं कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में बना देता हूँ उसे, इनका क्वेश्चन तो खैर ये क्या लिखा है इन्होंने, ये कह रहे हैं कि किसकी ह्यूमिडिटी, किसकी आर्द्रता, ह्यूमिडिटी सॉरी ह्यूमिड एयर और एक ड्राई एयर, इसमें किसकी डेंसिटी कम ज़्यादा होती है, ये मैं आपको बताऊंगा साउंड वाले चैप्टर में। जब हम साउंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे जो ड्राई एयर होती है ना, आर्द्र वायु, उसकी डेंसिटी घनत्व ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे पढ़ेंगे इसे हम। सर आई लेंस की कैपेसिटी, अगर आई लेंस की पावर पूछ रहे हैं आप कितने डायोप्टर होती है, तो 60 डायोप्टर होती है। अगर आई लेंस कितने मेगापिक्सल के कैमरे की तरह काम करता है, तो लगभग 570 मेगापिक्सल के कैमरे के तरह काम करता है लगभग। तो ये है क्वेश्चन। बाकी अगर ऑप्शन दे देंगे तो ज़्यादा बड़े समझ में आ जाएगा मुझे भी कि क्या पूछना चाह रहे हैं। और कोई भाई किसी का डाउट हो, किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है? चलो, तो कल और परसों 2 क्लास में आपकी इस वीक 1-1 घंटे की लूंगा, फिर उसके बाद में फ्री आपकी प्रॉपर 1.5 घंटे क्लास चलेगी, जब तक ये मॉडर्न फिजिक्स खत्म ना हो जाए। तो इसे आप पढ़ के आना, एब्जॉर्व करके आना। बट अगर आई लेंस की फोकस दूरी से डिवाइड करते हैं तो कैपेसिटी क्या होगी? 60 डायोप्टर। देखो आँख के जो बच्चे ना, हमारी पावर का फॉर्मूला होता है लेंस का 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम नापते हैं मीटर में, अगर आपको फोकल लेंथ लिखनी है सेंटीमीटर में तो फॉर्मूला होता है 100/f। तो हमारी जो आँख है ना, इसकी फोकल लेंथ होती है लगभग 1.7 सेंटीमीटर। इसे आप सोल्व करेंगे तो हमारे आँख की जो पावर आएगी लगभग आएगी 60 डायोप्टर। तो मनुष्य की जो आंखें हैं उसकी पावर लगभग 60 डायोप्टर होती है। तो जब आप पढ़ेंगे ऑप्टिक्स तब मैं आपको बता दूंगा डिटेल में, ठीक है। तो अभी केवल डाउट चल रहा था इसलिए मैंने ले लिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जिन बच्चों की क्लास रह गई है, मैं फिर से बता रहा हूँ, वरना क्लास इकट्ठी हो जाएंगी। जान पूछ के मैं 1 घंटे के ले रहा हूँ। जो बच्चे लेट अभी बैच ज्वाइन कर रहे हैं, ये दोनों क्लास देख लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर।